हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सीरीज 2020 के अंतर्गत पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट दूसरा है और पार्ट पहला आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े वीडियो सीरीज वहां उपलब्ध है मिलेंगे। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में द्वैध शासन, दोहरे शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी साथियों। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसके तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन। इनमें से आपको वो सिलेक्ट करना है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं मानी जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन। साथियों प्रांतों में द्वैध शासन और भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, वो होती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी साथियों। यह ध्यान रखिएगा आप। जबकि ये तीनों विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ी हुई है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। यानी इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाती है। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव भी इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया जाता है इसके अंतर्गत। यानी प्रांत से द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति कर दी जाती है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के तहत लागू हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन और भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। तो एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, किसने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? बहुत अच्छा सवाल है कि किस विद्वान का यह कथन है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य की बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? केसी वेयर, बी आर अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स, ग्रेलविन ऑस्टिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। केसी वेयर जैसे विद्वान कहते हैं कि भारत का संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय
संघीय सुविधाओं वाला एकात्मक राज्य की स्थापना करने की बात करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वह अधिनियम जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, चयन करें। ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। 1833 का चार्टर एक्ट जिसके तहत साथियों बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो साथियों भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ब्रिटिश भारत के। और यह बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इससे पहले ओनली बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। जबकि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसमें साथियों अंतर है, आप ध्यान से देखें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 41वें संशोधन, 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 46वें संशोधन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1977 के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हो चुका है और वह हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के माध्यम से। और इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, इसकी जगह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया है। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता, ये इनका क्रम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के माध्यम से क्रमशः समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे साथियों। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। यह भी आप नोट करें, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 42वें संविधान संशोधन एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है साथियों, लघु संविधान। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नई अखिल भारतीय सेवा रिक्त स्थान द्वारा बनाई जा सकती है संसद के एक अधिनियम के द्वारा,
राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस खाली स्थान में क्या आएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है साथियों। और वर्तमान में तीन है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? यानी कौन है जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कार्मिक मंत्रालय। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संसद है जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? यानी धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, राज्यपाल। यानी कोई धन विधेयक है, उसको विधानसभा में यदि पेश करना है तो उसे राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जाएगा। और यदि कोई धन विधेयक है और उसे लोकसभा में पेश करना है तो भी उसे राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी। विधानसभा में राज्यपाल की और लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश धन विधेयक पर आवश्यक होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पड़ताल कौन करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो राज्य स्तर पर तो करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और केंद्रीय स्तर यानी संसद में करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्य में लागू किया गया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? क्रमशः मध्य प्रदेश में राजस्थान, राजस्थान में महाराष्ट्र, राजस्थान में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ओडिशा। क्या होगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को और आंध्र प्रदेश में हुई थी 11 अक्टूबर 1959 को। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं साथियों। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा नागौर जिले में की गई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, कंट्रोलर एडिटर जनरल के की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई अवधि निर्धारित नहीं है, 3 वर्ष। क्या होगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। तो ऑप्शन बी राइट होगा साथियों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति है जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस अवधि के लिए करता है। ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए की जाती है, जो 65 वर्ष की अवधि तक कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल, केक का प्रावधान क्या भारतीय संविधान में है? हाँ साथियों, केक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के मध्य किया गया है। केक के बारे में यह बात करता है, आर्टिकल 148 से 151 है जो केक के बारे में बात करता है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में यह बात करता है, इस पद के बारे में बात करता है साथियों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जबकि सदन की बात आती है तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन है। इनमें से आपको वो चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों। हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश संसद का एक सदन है, वो एक निचला सदन है, यानी निम्न सदन है, जबकि ऊपरी सदन लॉर्ड सभा है। यानी ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, जबकि ऊपरी सदन है वो साथियों लॉर्ड सभा है। इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जबकि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, बिल्कुल सत्य है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 245, 238, 250, 252। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। 238 सदस्य है जो राज्यसभा में राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं साथियों। यहां चुनकर आते हैं ये बात कही गई है, कुल सदस्य की बात होती है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कुल सदस्य की बात आती है तो 250 हो सकते हैं, कुल 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य है, तो वर्तमान में की बात आती है तो वर्तमान में 245 है। जिनमें 245 में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, तो इनसे आते हैं साथियों 238, और 12 है जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। आपको वो कथन चयन करना है जो सही नहीं है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के सदस्य राज्यसभा में चुनकर आते हैं।
65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। इनमें से आपको वो चयन करना है जो सही नहीं है। तो साथियों पहले चर्चा करते हैं ऑप्शन ए पर। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। बिल्कुल सत्य है, ये तो हो सकती है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। साथियों 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद साथियों जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की 4 सीटें थी और दिल्ली और पुडुचेरी की भी सदस्य राज्यसभा में चुनकर आते हैं। दिल्ली के 3 और पुडुचेरी का 1। इस प्रकार जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। यह भी साथियों बिल्कुल सही है। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नहीं साथियों, यहां 65वां नहीं है, इस जगह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए साथियों ऑप्शन सी है जो सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष एक लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो सही नहीं है। या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है साथियों, 1988, और ये लागू होता है 1989 में। इसके तहत मतदान करने की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लोकसभा के चुनाव में अपनाया जाता है साथियों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसके चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी इन सभी के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है जो राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। यानी इन चारों के लिए है जो एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। और एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, जो राज्यसभा के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में यह प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर रहा, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? यह खर्चीली है, यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती है, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ा देती है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ये सभी है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? यानी लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन ए कह रहा है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप विचार करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। लोकसभा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार के लिए यह शर्त पूरी करनी जरूरी है कि वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। यानी जिस स्थान से लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वहां का उसे पंजीकृत मतदाता होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करना है साथियों। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। यह बात है जो लोकसभा उम्मीदवार के लिए है, जबकि साथियों राज्यसभा के लिए इस बाध्यता को 2003 में हटा दिया गया था। यानी राज्यसभा के लिए यह नियम है जो 2003 में हटा दिया गया था कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना कोई आवश्यक नहीं है। राज्यसभा के लिए यह नियम 2003 में बनाया गया था कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंजीकृत मतदाता होने की कोई आवश्यकता नहीं है राज्यसभा चुनाव में। और यह नियम 2003 में हटा दिया गया था, जबकि लोकसभा के लिए यह अनिवार्य है। नेक्स्ट सवाल है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि ऑप्शन ए चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, उपयुक्त सभी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम के संबंध में यानी गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा नहीं होने पर भी कार्यवाही शुरू कर सकता है। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन सी राइट है, यानी 1/10 भाग होना चाहिए। सदन का 1/10 भाग कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो सीरीज में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर दें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और नया वीडियो सीरीज आपके समक्ष लेके आए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।